हेलो एवरीवन। क्लास प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिम्फेटिक सिस्टम का पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है, जिसको कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स। यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा, लिम्फ क्या होते हैं और लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, कैसे लिम्फेटिक ऑर्गन्स वर्क करते हैं, है ना, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। लिम्फ का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू होता है। इसके अलावा लिम्फ नोड्स का स्ट्रक्चर, लिम्फ नोड्स मैंने आपको बताए थे बी शेप के प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर द बॉडी, हमारे आर्मपिट्स में, ग्रोइन एरियाज़ में, और जो हमारे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी एक टाइप के लिम्फ नोड होते हैं। ठीक है, तो इन एरियाज़ में ये जो लिम्फ नोड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इम्यूनिटी को डेवलप करने में, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने में, जब भी कोई फॉरेन बॉडी या फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो उनके अगेंस्ट में हमको जो है उसको किल करके हमें प्रोटेक्ट करने का काम लिम्फ फ्लूइड या लिम्फेटिक सिस्टम्स का होता है। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आपको एक फ़्लो चार्ट दिख रहा होगा। इस फ़्लो चार्ट में आप देख पाएंगे कि फॉर्मेशन कैसे होता है लिम्फ नोड का। तो मैंने आपको बताया था लिम्फ फ्लूइड बनता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से या फिर कैपिलरीज से। वो एंटर होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, लिम्फ नोड्स में जाता है, वहाँ पर लिम्फ फ्लूइड का फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन इन द सेंस कि अगर कोई पैथोजन या अगर कोई फॉरेन बॉडी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे तो उनको वहीं पर पकड़ करके मैक्रोफेजेस इनगल्फ करेंगी और किल करेंगी परमानेंटली। इसके बाद ये जो फ्लूइड फ़िल्टर होकर के आगे बढ़ेगा, लिम्फ नोड से आगे जाएगा, तो ये जाएगा लिम्फ ट्रंक में। ट्रंक क्या है, एक डक्ट है जो कि सारे ही लिम्फ को इकट्ठा करेगा जितने भी वेसल्स के थ्रू आ रहा है, यानी कई सारे वेसल्स के थ्रू आते हैं लिम्फ। यहाँ लिम्फेटिक सिस्टम आप इमेज में देख पा रहे होंगे ना, ग्रीन ग्रीन कलर की वेसल्स पूरे बॉडी में फैली हैं। तो इसके थ्रू लेकर के आएगा, कहाँ पर खाली करेगा, लिम्फ ट्रंक में। ट्रंक में खाली हो जाने के बाद एक डक्ट के थ्रू, एक डक्ट होगी जो थोरैसिक डक्ट होगी, उसके थ्रू हमारा जो लिम्फेटिक डक्ट होता है वो ले जाकर इसको वेनस सिस्टम में छोड़ देगा। यानी कि हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जिसको अभी आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ले जा कर के उसको एंटर करवा देगा। एंटर कराने के बाद में जो हमारा लिम्फ फ्लूइड है जो ऑलरेडी फ़िल्टर होकर के आया है लिम्फ नोड्स के थ्रू, वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में मिक्सचर उसका बन जाएगा, मिक्स हो जाएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। और अब हम लोग को जो पढ़ना है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ओके, सो ये है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसको हम लोग आज के क्लास से स्टार्ट करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ओके क्लास, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है डिटेल में जानेंगे, इसकी लेयर्स कितनी हैं, किस तरह से एक्ट करता है, कौन सी ऐसी जो है इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं जिनके थ्रू
हार्ट अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो जिस नाम से मिलकर के बना है वो नाम ही होता है कार्डियो एंड वैस्कुलर सिस्टम। यानी कार्डियो मीन्स हार्ट, मैंने आपको नॉमेनक्लेचर में ऑलरेडी बताया हुआ है। और आप जब भी पढ़ते हैं एनाटॉमी में या फिजियोलॉजी में तो हार्ट को हम कार्डियो से ही डिक्टेट करते हैं। तो हार्ट का मतलब कार्डियो और वैस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स। यानी वेसल्स के बिहाफ पर, वेसल्स की हेल्प से और हार्ट की हेल्प से कैसे ये पूरा सिस्टम कंडक्ट होता है, पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो हो जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। पहले अगर जानेंगे हार्ट के बारे में, तो अगर हम बात करें हार्ट क्या है, तो हार्ट इज़ अ वाइटल ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। हार्ट एक वाइटल ऑर्गन होता है, यानी हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंटर है। हार्ट के थ्रू ही सारी की सारी जो ब्लड है वो पंप किया जाता है, प्लस वेसल्स के थ्रू वो ब्लड अदर ऑर्गन्स में जाएगा और वहाँ पे न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो हार्ट ही पंप करेगा तभी जा कर के वो ब्लड पहुँच पाएगा, अदरवाइज़ जो ब्लड है उसका फ्लो या उसका जो है इतना ज़्यादा उसकी वेलोसिटी नहीं होती है कि वो डायरेक्टली जा पाए। तो उसको पुश करने के लिए हमें कोई चीज़ चाहिए, हमें कोई एक फोर्स चाहिए जिसके हेल्प से ब्लड को वेसल्स में पुश किया जा सके। तो हार्ट वो फ्लो जनरेट कराता है ताकि पुशिंग हो सके स्मूथली, ठीक है। अब सबसे पहले हम जानेंगे इसके लेयर्स के बारे में और इसके कितने चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। चैम्बर्स की अगर बात करें तो चैम्बर होते हैं हार्ट में 4, जैसे सभी को पता होगा, आप लोग जानते होंगे। 2 वेंट्रिकल्स होते हैं और 2 एट्रियम्स होते हैं, ठीक है। ऊपर के साइड में 2 एट्रिया प्रेजेंट होते हैं और नीचे के साइड में 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये जो इमेज आपको दिख रही है इसमें लेयर्स बताई जाती हैं, लेयर्स ऑफ द हार्ट जो है दिखाई देता है, आपका शो होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ये ब्राउन कलर का ये है, ये सबसे आउटर लेयर होता है या जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। तो पेरिकार्डियम ये पिंक वाली है जैसे, तो इसकी भी सुरक्षा के लिए, इसके भी प्रॉपर इसको डैमेज से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये वाली लेयर्स आपकी फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई प्रेजेंट होती है। हम लोगों ने टिश्यू में ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये जो पिंक वाली लेयर है ये प्रेजेंट होती है एज अ पेरिकार्डियल, एज अ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट, ठीक है। 3 मेनली लेयर्स आपको यहाँ पढ़नी है, ठीक है। सबसे मोटी ये वाली जो लेयर्स है, ये वाली, ये आपकी मायोकार्डियम है जो कि मसल से बनती है। और कौन सी मसल से बनती है? मायोकार्डियम मसल। मायोकार्डियम मसल और कहीं बॉडी में नहीं पाई जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ वो हार्ट की ही मसल है, हार्ट में ही प्रेजेंट होती है। इनर ये वाली लेयर है, बहुत ही पतली है, बिल्कुल पतली लेयर है, एंडोकार्डियम, जो कि एक टाइप के इपीथीलियल टिश्यूज़ से मिलकर बनती है। तो 3 मेनली लेयर हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये वाली आप देख पा रहे हैं, ये पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियम है, एंडोकार्डियम है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक ब्राउन कलर का जो दिख रहा है कवरिंग, वो आपके ये ब्राउन कवरिंग, ये एक फाइब्रस लेयर है जो कि हार्ट के वॉल्स में नहीं आएगी, हार्ट के वॉल के अंदर ये इंक्लूडेड नहीं होगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ आउटर फॉर्म में प्रेजेंट होगी।
ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट वॉल्स ऑफ हार्ट, 3 आपको याद रखनी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम के बीच में एक खाली स्पेस भी रहता है। पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम के बीच में ये वाला आपको जो स्पेस देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये स्पेस क्या है? पेरिकार्डियल कैविटी है। पेरिकार्डियल कैविटी का मतलब एक ऐसी खाली जगह जो कि पेरिकार्डियम लेयर के बाद में प्रेजेंट होती है, यानी उसके आगे की लेयर है। इसमें खाली जगह क्यों होता है? बिकॉज़ इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये सारे जो नाम हैं, पेरिकार्डियल कैविटीज़, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये नाम भी इसी बिहाफ पर रखे गए हैं कि यहाँ पर फ्लूइड आ सके। वो हार्ट से रिलेटेड है इसलिए उसका नाम पेरिकार्डियल रखा गया। वो फ्लूइड क्या करता है? फ्लूइड क्या करता है? वो दोबारा से अगर कोई जैसे पंप किया हार्ट ने, एक फ़ोर्स लगाया, अगर एक्सटर्नल दोबारा से ऊपर से कोई फ़ोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को ये रेजिस्ट कर सके। यानी अगर आप ऐसा समझिए, एक बलून ले लीजिए आप, एक बलून जिसमें वाटर फिल्ड है, जब भी आप उस पर प्रेस करेंगे, जब आप इस पर कुछ मारते हैं तो वो क्या करता है? वो उस शेप को, जैसे आपने उस पर मारा या कंप्रेशन दिया या जैसा भी फोर्स लगाया, वो उस लेयर पर एक्ट करेगा, आपके फोर्स को एब्जॉर्ब करेगा और अंदर की चीज़ों को डैमेज नहीं होने देगा। ठीक है, डैमेज होने से बचाएगा। तो ये फंक्शन करता है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड। डैमेज होने से बचाएगा, प्रोटेक्टिव नेचर का है, प्लस शॉक एब्जॉर्बर की तरह से काम कर रहा है। शॉक जितना भी लग रहा है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लेयर्स। इट हैज़ 3 लेयर्स, टोटल 3 लेयर्स होंगी जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहली लेयर का नाम है एपिकार्डियम या फिर आउटर लेयर, सबसे ऊपरी लेयर जिसको हम लोगों ने अभी देखा एपिकार्डियम है। बीच की जो मिडिल लेयर और जिसको थिकेस्ट लेयर बोलते हैं, वो सबसे थिक लेयर है हार्ट की, जिसका नाम है मायोमेट्रियम या मसल से बनी हुई लेयर। ठीक है, तो इसको मायोमेट्रियम बोलेंगे। यही कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यही वो लेयर है जिसके थ्रू प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन हार्ट के अंदर होता है और हार्ट कैपेबल होता है बीटिंग के लिए। अगली लेयर है एंडोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्डियम जो लेयर होती है वो इनर लेयर होती है और ये चैम्बर्स की लाइनिंग करती है। अभी मैं जब आगे पढ़ाऊँगी आपको चैम्बर्स, वॉल्स, सारी चीज़ें, तो वहाँ आप देखेंगे कि चैम्बर्स एक खाली जगह है जिसकी लाइनिंग कौन करता है? आपके एंडोकार्डियम। और एंडोकार्डियम जिस टिश्यूज़ से मिलकर के बनता है वो है एपिथेलियल टिश्यू, बिकॉज एपिथेलियल टिश्यूज़ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइनिंग ओनली। तो जहाँ जहाँ भी लाइनिंग होगी, जहाँ जहाँ भी कैविटी होगी, वहाँ वहाँ एपिडर्मल या फिर एपिथेलियल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। वॉल्स की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया चैम्बर 4 हैं टोटल, 2 एट्रियम हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं। इसी तरह वॉल्स की बात करते हैं तो हार्ट के पास वॉल्स भी ऑलमोस्ट 4 होते हैं, जिसमें जो 2 हैं एओर्टिक एंड पल्मोनरी, वो सेम टाइप के वॉल हैं और सेम टाइम पर क्लोज होते हैं। इसके अलावा मिट्रल वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, एओर्टिक, पल्मोनरी, ये सभी वॉल प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर। ठीक है, बात करें अगर हम लोग ब्लड सप्लाई की हार्ट के, तो हार्ट को जो
वेसल ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, वो है कोरोनरी आर्टरी। जिस तरीके से किडनी में रीनल आर्टरी, लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को, और इसी तरह हर एक ऑर्गन को, हेपेटिक आर्टरी लिवर को, हर एक आर्टरी स्पेसिफिक है किसी भी ऑर्गन के लिए कि वो ब्लड लेकर के जाएगी, उधर से वापस में ड्रेनेज कराएगी। उसी तरीके से हमारा जो हार्ट है उसकी भी पर्सनल एक आर्टरी है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हार्ट को ही ब्लड सप्लाई प्रॉपर देगी, जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। ये हार्ट को न्यूट्रिएंट्स और ब्लड सप्लाई पूरी प्रॉपर देगी ताकि ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता रहे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हार्ट एक 24/7 एक्ट करने वाला ऑर्गन है, यानी ये 24 आवर ऑल टाइम ये काम करता ही रहता है, कभी स्टॉप नहीं होता। तो इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, लाइक बिल्कुल भी इसमें थोड़ी भी देर के लिए कोई भी क्लॉट या फिर कोई कंजेशन या फिर कोई भी रुकावट प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो कोरोनरी आर्टरीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन होती हैं, ठीक है, ताकि प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई मिल सके हार्ट को। अब जो हार्ट की मसल्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया कार्डियक मसल से हार्ट प्रॉपर बनता है, तो कार्डियक जो मसल्स हैं वो क्या प्रॉपर्टी शो करती हैं, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हार्ट की मसल्स को बाकी की मसल्स से अलग बनाती हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। तो पहली चीज़ तो जो हार्ट की मसल्स हैं वो मेनली वॉल ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होती है और उसमें भी मायोमेट्रियम में प्रेजेंट होती है, बीच की लेयर में। कुछ ऐसी यूनिक प्रॉपर्टीज़ ये दिखाती हैं जो इसको स्केलेटल एंड स्मूथ मसल से अलग बनाता है, बिकॉज़ यहाँ पर जो हार्ट है वो एक्ट कर रहा है एज अ कंट्रोल सिस्टम ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और प्लस ये बिल्कुल भी रुकावट इसकी नहीं टॉलरेट की जा सकती है, बिकॉज़ ये सभी ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि अगर ब्रेन की सप्लाई 1 मिनट के लिए बंद हो जाए, ब्रेन में 1 मिनट के लिए ब्लड ना पहुँचे, तो कोई भी इंडिविजुअल है वो कोमा में तक जा सकता है, ओनली फॉर 1 मिनट। 30 सेकेंड्स भी बंद की जाए तो वो बेहोश हो सकता है। तो ब्लड सप्लाई रेगुलर और प्लस 24/7 होनी चाहिए, जिसके लिए हार्ट की मसल को एक स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए, नॉर्मल मसल से ज़्यादा एनर्जी, ताकि जो हार्ट है वो प्रॉपर काम कर सके और बिना थके हुए। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो वेरी फर्स्ट इज़ इनवॉलेंट्री कंट्रोल। सबसे पहली चीज़ है जो हार्ट की मसल्स को थोड़ा अलग बनाती है, यूनिक बनाती है, वो है इनवॉलेंट्री कंट्रोल, यानी कि आपके बॉडी की किसी भी मसल पर जो कंट्रोल होता है वो ब्रेन का होता है। यानी अगर आपके हाथ की मसल है तो हाथ की मसल आप हाथ उठाने में तभी कैपेबल हो सकते हैं जब आपके हार्ट की मसल जब आपके ब्रेन उस हैंड की मसल को प्रॉपर गाइडेंस दे या प्रॉपर ऑर्डर दे। अगर ब्रेन ने प्रॉपर ऑर्डर नहीं दिया तो आप अपना हाथ, पैर या कोई भी ऑर्गन है इसका मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। बट इन केस ऑफ हार्ट ये ऐसा काम नहीं करेगा, ये थोड़ा सा अल्टर होगा, क्योंकि ऐसे पेशेंट जो कि ब्रेन डेड हो जाते हैं, मान लो कोई सीवियर एक्सीडेंट हुआ और जो पेशेंट है वो ब्रेन डेड हो गया या उसका ब्रेन एकदम डैमेज हो गया, ठीक है, तो ऐसे में ब्रेन डेड वाले व्यक्तियों का भी हार्ट प्रॉपर पंप करता रहता है। ऐसा नहीं है कि उसका हार्ट भी स्टॉप हो जाएगा साथ साथ में, नहीं,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ब्रेन डेड वालों के साथ में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि हार्ट पे ब्रेन का उस तरीके से कंट्रोल नहीं है। ब्रेन डेड वाला व्यक्ति या कोमा में जो चला जाए या जो पैरालाइज्ड व्यक्ति होगा वो हाथ पैर नहीं उठा पाएगा क्योंकि इसका ब्रेन डैमेज है, बट उसका हार्ट प्रॉपर बीट करता रहेगा। इसका रीज़न भी यही है क्योंकि उसका जो हार्ट है वो इंडिविजुअल है, इनवॉलेंट्री है। इसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। दूसरा एक फ़ीचर है हार्ट की मसल का, और ये ऑटोमेटिसिटी को भी जो है रेफ़र करता है, यानी कि खुद की एनर्जी, खुद का जो पोटेंशियल है उसको जनरेट करना, ना कि ब्रेन से कुछ भी इसको एनर्जी या कोई ऑर्डर नहीं चाहिए। ये खुद की इलेक्ट्रिसिटी, खुद का ऑर्डर जनरेट कर सकता है। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये खुद की जो है इम्पल्सेस को जनरेट करे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एसए नोड। ठीक है, एसए नोड क्या करता है? वो एज अ पीस मेकर ऑफ द हार्ट कहलाता है, पीस मेकर की तरह से एक्ट करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या है? कार्डियक मसल जो है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन है या रिलैक्सेशन है वो परफॉर्म कर सकती हैं। यानी अगर उनको पोटेंशियल दिया जाए, अगर उसको कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया जाए तो वो अपनी एनर्जी को तुरंत जनरेट कर सकता है, तुरंत वो उस पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, रिलैक्स हो सकता है। ठीक है, ये इसका एक्साइटेबिलिटी का फीचर होता है। अगला है हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में क्या होता है? जो कार्डियक मसल होते हैं, जो हार्ट के मसल होते हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। मैंने आपको जब 3 टाइप के मसल्स पढ़ाए थे तो कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो आपस में उनकी डिस्क जो है कनेक्टेड रहती है, टिश्यूज़ में आपने देखा। ठीक है, तो इंटरकनेक्टेड होने का फ़ायदा क्या है, रीज़न क्या है, इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है? इसका फ़ायदा यही है कि जो भी इम्पल्सेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्विकली सेल्स के बिटवीन ट्रैवल करती हैं, जिससे कि जल्दी कंडक्टिविटी बढ़ती है, जल्दी कंडक्ट होता है कोई भी ऑर्डर हो तो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिसिलिटी नाम की भी एक फ़ीचर है इसका कि जो कार्डियक मसल्स हैं वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, इतना फोर्सफुली ताकि वो ब्लड को बहुत तेज़ी के साथ में, बहुत स्ट्रेंथ के साथ में फोर्सफुली भेज सकें। अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टिसिलिटी ना हो या हार्ट की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल ना हों तो प्रॉपर अमाउंट में जो फोर्स है लगना चाहिए ब्लड के ऊपर वो नहीं लग पाएगा। उसके बाद में बात करेंगे रिदमिसिटी की। रिदमिसिटी क्या है? रिदमिसिटी का मतलब होता है कार्डियक मसल एक रेगुलर या फिर एक ही जैसे रिदम पैटर्न पर काम करता है। जो हार्ट साउंड हम लोग आगे पढ़ेंगे, हार्ट साउंड, तो वो एक प्रॉपर रिदम पे एक्ट करते हैं। हार्ट साउंड हमेशा प्रॉपर रिदम पे चलते हैं। ये नहीं है कि जो अभी लब की आवाज़ आई फिर डब की आ गई फिर लब, ऐसा नहीं है। 2 साउंड आते हैं, लब एंड डब, और वो हमेशा एक पैटर्न पर ही आते हुए आपको मिलेंगे। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? ये पॉसिबल हो पा रहा है एसए नोड की वजह से, जो कि पेस मेकर है। ठीक है, इलास्टिसिटी का भी फीचर होता है, खींच सकती हैं, अगर खींच ना पाए तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा। ऑल और नन लॉ, एक लॉ पर एक्ट करती हैं हार्ट की मसल, ऑल और नन। ये क्या होता है? ये एक लॉ है कि अगर कोई मसल का फाइबर है तो वो जितनी मसल से जुड़ा होगा
तो अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो पूरे फाइबर में होगा और नहीं होगा तो किसी फाइबर में नहीं होगा। ऐसा कभी हार्ट की मसल में नहीं होगा कि उसको ऑर्डर मिला, उसने कॉन्ट्रैक्ट करना चालू किया और आधा ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रिलैक्स हो गया। नहीं, अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट होना है तो पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होना है तो पूरी मसल रिलैक्स होगी, ऑल और नन लॉ को फॉलो करते हुए। फटीग रेजिस्टेंट, हार्ट की मसल कभी भी थकते नहीं है, नेवर। अगर ये थकें तो ये कभी भी एक प्रॉपर जो रिदम्स हैं या प्रॉपर जो हार्ट बीट्स हैं उनको प्रिपेयर या रिलीज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये थक जाएगा। बट ऐसा नहीं, अगर जैसे कभी आप बीमार पड़ते हैं, आप कहते हैं कि आज मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है, आज मैं कुछ नहीं करूँगा, आज मैं बेड पर ही लेटा रहूँगा 24 घंटे, ठीक है। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती आप लेटे रहते हैं, क्योंकि आपको थकावट रहती है, आपकी बॉडी रिलैक्स रहती है लेटते टाइम। बट क्या हार्ट आपका उस टाइम रिलैक्स रहता है? नहीं। चाहे आप बीमार हों, चाहे आप प्रॉपर काम कर रहे हो, चाहे आप इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका हार्ट प्रॉपरली काम करता रहता है। इसका रीज़न यही है कि ये फटीग रेजिस्टेंट, ये कभी भी थकता ही नहीं है। रीज़न क्या है इसका? बिकॉज इट हैज़ हाई डेंसिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज, ढेर सारी माइटोकॉन्ड्रियाज इसके पास होती हैं, जिसकी वजह से ये कभी भी थक नहीं पाता है। कुछ इसके एनाटॉमिकल फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि जो कार्डियक मसल होती हैं वो ब्रांच्ड होती हैं, स्ट्राइएटेड होती हैं और इंटरकैलेटेड डिस्क की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। कनेक्टेड क्यों रहती हैं उसका भी मैंने आपको रीज़न बताया है, क्योंकि कंडक्टिविटी फास्ट हो। अब एक दूसरे में कनेक्टेड है तो जल्दी जल्दी इम्पल्सेस पूरे में ट्रैवल कर जाएंगी, तो ये फ़ायदा रहता है। So it is all about heart, cardiovascular system, हार्ट वॉल्स, प्लस मैंने आपको हार्ट के वॉल के कुछ फीचर्स बता दिए जो कि आपके हार्ट को बाकी के मसल से थोड़ा सा अलग बनाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे, और नेक्स्ट जो भी टॉपिक है हमारा उसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। आई होप कि क्लास आपको समझ में आएगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।